हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 5 पढ़ेंगे बच्चों, जिसमें हमें पढ़ना है नाजीवाद के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? नाजीवाद के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि नाजीवाद का मतलब क्या होता है। जैसे अगर यहाँ पे एक वर्ड देख रहे होंगे, यहाँ पे नाजीवाद लिखा हुआ है, तो इसमें लास्ट में एक वर्ड आपको जुड़ा हुआ दिख रहा होगा, वाद। जैसे ये वाद कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम बोल रहे हैं नाजीवाद, तो इसका मतलब क्या हुआ। जैसे वाद से रिलेटेड और भी कुछ वर्ड्स लेते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि वाद किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर वाद लगा हो, और इंग्लिश में वाद को इज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इज्म। जैसे आप एक एग्जांपल लेते हैं, तो हम बोले नेशनलिज्म। यहाँ पे क्या बोलते हैं बच्चों? नेशनलिज्म बोलते हैं। तो नेशनलिज्म में देखिए यहाँ पे ISM एक वर्ड, मतलब इसका क्या बोलते हैं, इसको सफिक्स बोलते हैं। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? सफिक्स। तो ये यहाँ पे लगा हुआ होता है और इसका मतलब होता है राष्ट्रवाद। हिंदी में अगर इसको लिखें नेशनलिज्म को, तो इसको क्या बोलेंगे? राष्ट्रवाद बोलेंगे। अब यहाँ पे लास्ट में क्या यहाँ पे आ रहा है? राष्ट्रवाद। उसी तरीके से एक और वर्ड लेते हैं, जैसे यहाँ पे लेते हैं सोशियलिज्म। तो सोशियलिज्म लेते हैं, तो इसके लास्ट में भी आप देखिएगा कि ये जो एक सफिक्स लगा हुआ है वो क्या है? ISM, इज्म, जिसको मतलब क्या होता है? समाजवाद। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? समाजवाद। तो आप देखिएगा कि जो भी वर्ड है जिसके लास्ट में ISM लग रहा है, ये किस चीज़ को बताता है? ये एक सोच को बताता है। किसको बताता है बच्चों? सोच को। जैसे राष्ट्रवाद हो गया, समाजवाद हो गया, साम्यवाद हो गया, पूंजीवाद हो गया। तो हर एक वर्ड के लास्ट में एक आपको सफिक्स जुड़ा हुआ मिल जाएगा, जिसको बोलते हैं वाद। तो वाद जो है, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर वाद जुड़ा हुआ है, तो ये किस चीज़ को बताता है? एक सोच को बताता है। किस चीज़ को बताता है बच्चों? एक सोच को बताता है, एक दर्शन को बताता है। मतलब किसी क्या बोलते हैं, इस एक सोच है, मतलब एक विचार है। क्या बोलेंगे इसको? एक विचार को बताता है। जब भी किसी वर्ड के लास्ट में क्या लगता है? वाद लगता है। जैसे नेशनलिज्म बोले, राष्ट्रवाद बोले, तो राष्ट्रवाद कहने का मतलब क्या हुआ? अपने देश के बारे में, अपने राष्ट्र के बारे में सोचने, अपने राष्ट्र के बारे में जो प्रेम है, जो क्या बोलते हैं, जो सोच है, विचार है, उसको क्या बोलते हैं? नेशनलिज्म बोलते हैं, राष्ट्रवाद बोलते हैं। उसी तरीके से हमारा जो आज का चैप्टर है वो क्या है? नाजीवाद। क्या है? नाजीवाद। तो नाजीवाद कहने का मतलब क्या हुआ? नाजीवाद यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये किसी सोच को बता रहा है। ये किसी व्यक्ति का, किसी ग्रुप का, किसी देश का एक सोच हो सकता है। वाद अगर लगा हुआ है तो क्या है इसका मतलब? कि सोच को बता रहा है। तो ये नाजीवाद सोच क्या है, ये नाजीवाद दर्शन क्या है, ये नाजीवाद विचार क्या है, इसको इस चैप्टर में समझने का प्रयास करेंगे। और आपको आप इस चैप्टर से भली भांति परिचित होंगे, पहले पढ़े भी होंगे, लेकिन जब इस चैप्टर को हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि नाजीवाद का मतलब क्या होता है, ये किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है और ये किस देश में पनपा। यानी कि नाजीवाद वाला जो विचारधारा है, ये किस देश में पनपा और ये कैसे आया, उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले बच्चों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे न्यू है, पहली बार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं। तो देखो बच्चों क्या करा है, इससे पहले यानी कि चैप्टर 5 पढ़ने से पहले हमने चैप्टर 4 को पढ़ाया है। चैप्टर 4 आप लोगों ने चैप्टर 4 का जो वीडियो है आप लोगों ने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके प्लेलिस्ट, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ पे आपको क्लास 9th का जितने भी चैप्टर्स, ये चैप्टर 5 पर है, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि जितने भी 1 से लेकर के 4 तक जो वीडियोज़ हैं वो वहाँ पे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो उस चैप्टर 4 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ा था। यानी कि चैप्टर 4 में हमें क्या पढ़ना था? प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़ना था। और उसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर हम पूछें कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 कब हुआ था, तो ये 1914 से 1918 के बीच में चला था। कितने वर्षों तक चला था बच्चों? ये 4 वर्षों तक चला था। कब से कब तक हुआ था? 1914 से लेकर के 1918 के बीच में। और हम लोगों ने इसमें देखा भी था कि कौन कौन से दो ग्रुप में, जो विश्व के जो मुख्य जो कंट्रीज थे, खास करके यूरोपियन कंट्रीज, वो 2 ग्रुपों में बटे हुए थे। और उन्हीं के बीच में क्या हुआ था? आपस में लड़ाई हुआ था, जो एक विश्व युद्ध के रूप में, मतलब विश्व युद्ध का आकार ले लिया था। तो ये जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1914 से 18 के बीच में हुआ था। और इसमें मुख्य रूप से हारने वाला जो राष्ट्र था वो कौन था? जर्मनी था।
ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था। उसके बाद द्वितीय जो वर्ल्ड वार होता है, सेकेंड वर्ल्ड वार जो होता है वो कब होता है बच्चों, तो वो होता है 1939 से लेकर के 1945 के बीच में होता है। कब होता है, 1939 से 1945 के बीच में। तो ये जो प्रोसेस है यानी कितने बीच का, यानी कि 1918 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। तो इसके बीच का जो ये टाइम पीरियड, आपको इसके बीच का जो टाइम पीरियड दिखाई दे रहा है, यानी 1918 से लेकर के 1938 के बीच वाला ये जो 20 साल का गैप जो आपको दिखाई दे रहा है, इसी में एक सोच विकसित होता है। कहाँ पे विकसित होता है, जर्मनी के अंदर विकसित होता है। और उस सोच को क्या बोलते हैं बच्चों, नाजीवाद बोलते हैं। और इस सोच का जन्मदाता कौन था, तो वो था हिटलर। कौन था, हिटलर। अब ये नाजीवाद क्यों पनपा, जर्मनी में नाजीवाद क्यों आया, इसके कौन कौन से कारण थे, उन्हीं चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते। तो देखो बच्चों क्या करा है कि यूरोप में दो महायुद्धों के बीच महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन आए। क्या है बच्चों, यूरोप में दो महायुद्धों के बीच, हमने अभी क्या बताया कि प्रथम विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था, 1918 में, और द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, 1939 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो इन दो महायुद्धों के बीच में जो यूरोप जो महादेश है उसमें क्या आया, एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन आए, जिनमें सबसे विनाशकारी जो परिवर्तन हुआ था, यानी कि 1918 से 1939 के बीच का जो टाइम पीरियड था, उसमें बहुत सारे चेंजेज आए। लेकिन उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो बदलाव आया बच्चों, वो किस चीज का आया था कि विनाशकारी परिवर्तन आया। और वो परिवर्तन क्या था, तानाशाहों का उत्कर्ष। किसका उत्कर्ष था, तानाशाहों का। अब आप बोलिएगा कि तानाशाह का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि हम तानाशाह किसे कहते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या करा है कि 1918 से लेकर के 1939 के बीच में क्या हुआ, तानाशाहों का उत्कर्ष हुआ। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि तानाशाह किसे कहते हैं। तानाशाह करने का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि गवर्नमेंट में बैठा ऐसा व्यक्ति, क्या किसको बोलेंगे तानाशाह, तो गवर्नमेंट में बैठा हुआ एक ऐसा व्यक्ति जो सारे डिसीजंस, यानी कि जो सारा पावर है वो अपने हाथों में ले लेता है। यानी कि अगर नियम बनाने का हो गया, नियम बनाने का यानी कि हम क्या डिसीजन लिया जाएगा, एक व्यक्ति लेता है। उस सारा का सारा पावर किसके पास होता है, एक व्यक्ति के हाथों में होता है। सारा डिसीजन वो खुद लेता है। ऐसे तो जो जहाँ पे डेमोक्रेसी होती है, जहाँ पे पार्लियामेंट होता है, तो जो भी डिसीजंस होते हैं वो कैसे लिए जाते हैं, संसद के द्वारा लिए जाते हैं। लेकिन अगर सोच करके देखो कि कोई एक ऐसा व्यक्ति आता है जो बोले कि संसद, मतलब जितने भी व्यक्ति इलेक्ट होकर के आते हैं संसद में बैठे डिसीजन लेते हैं, मतलब सारी चीज़ों के ऊपर विचार करके, वो वैसा प्रोसेस न फॉलो करके क्या करता है कि सारा डिसीजंस अपने हाथों में लेता है। यानी कि और किसी को वैल्यू न दे करके वो अकेला व्यक्ति क्या करे, डिसीजंस ले, किसको क्या करना है, किसी को मारना है, कहाँ पे अटैक करना है, कौन सा डिसीजन क्या लेना है, वो सारा का सारा डिसीजन एक व्यक्ति के हाथों में चला जाए, सारा का सारा पावर। तो उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, तानाशाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तानाशाह। जैसे अगर एक रिसेंटली अगर आपको एक एग्जाम्पल दे तो किस चीज़, कौन से देश का दे सकते हैं। अगर आप नॉर्थ कोरिया के बारे में सुने होंगे, जहाँ का जो रूलर है वो कौन है, किम जोंग उन है। उसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में क्या होगा, किसके साथ ट्रेड होगा, क्या होगा, नॉर्थ कोरिया के लोग कैसे रहेंगे, ये सारा का सारा डिसीजन कौन लेता है, किम जोंग उन लेता है। और जो तानाशाह होता है, जो व्यक्ति तानाशाह होता है, वो अपने अगेंस्ट में कुछ नहीं सुनना चाहता है। मतलब क्या हुआ कि उस व्यक्ति के, यानी कि जो व्यक्ति तानाशाह बन चुका है, सारा का सारा डिसीजन वो खुद ले रहा है, तो उसके अगेंस्ट में जो कोई भी व्यक्ति आवाज उठाता है उसको क्या कर देता है, खत्म कर देता है। चाहे जो ग्रुप हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, अगर उसके अगेंस्ट में बोलेगा तो वो उसको क्या कर देता है, खत्म करवा देता है। मतलब वो अपने अगेंस्ट में सुनना नहीं चाहता है और सारा डिसीजन खुद लेता है। वैसा व्यक्ति क्या कहलाता है, तानाशाह कहलाता है। तो हिटलर जो था वो कैसा व्यक्ति था, ऐसा ही व्यक्ति था। और वो कहाँ का था, हिटलर जर्मनी का था। तो जर्मनी में हिटलर का उदय क्यों हुआ, इसके पीछे वर्साई, उसके पीछे का जो रीजन है वो कौन था बच्चों, वर्साई की संधि। कौन थी, वर्साई की संधि। अब बोलिएगा कि वर्साई की संधि क्यों, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आप मेरे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का वीडियो देखे होंगे तो उसमें हमने आपको वर्साई की संधि के बारे में पढ़ाया था कि वर्साई की संधि क्या थी, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या हुआ था, खत्म हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1918 में क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का अंत हुआ था। तो जो भी जीते हुए जो राष्ट्र थे, जैसे अमेरिका हो गया, इंग्लैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सारे लोग थे। उन लोगों ने क्या किया कि एक पेरिस में क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं और वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उस पर सारे शर्त, वहाँ पे सारे शर्त लिखते हैं कि इसमें जर्मनी के ऊपर क्या क्या लादा जाएगा। जो विजित राष्ट्र थे, जो जीते हुए राष्ट्र थे, उनका जितना भी वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, नुकसान हुआ था, उन सारी चीज़ों की भरपाई किससे करवा रहे थे, जर्मनी से करवा रहे थे। तो जर्मनी एक तो वो भी युद्ध में हारा हुआ था, प्लस में उसका भी नुकसान हुआ था, और
और इन जो लोग जीत गए थे उन लोगों ने क्या किया था, जर्मनी के ऊपर सारे कर्जे लाद दिए। बोले कि जितना भी खर्चा हुआ है, जितना भी नुकसान हुआ है, वो सब तुम ही को देना होगा। साथ ही साथ इन लोगों ने जर्मनी को 2 भागों में, 2 हिस्सों में बांट दिया था। तो सोच करके देखिए कि जो जर्मनी के रहने वाले लोग थे उनको कैसा लगा होगा, बहुत बुरा लगा होगा। और ये जर्मनी जो था, इतने कर्जे जर्मनी के ऊपर लाद दिए गए थे कि उस कर्जे को ये चुका नहीं सकता था। तो इसी के अगेंस्ट में जर्मनी में क्या हुआ, एक मतलब विचारधारा उत्पन्न हुआ जिसको क्या बोलते हैं, नाजीवाद बोलते हैं। और उस विचारधारा को लीड कौन कर रहा था, हिटलर लीड कर रहा था। और इसी तरीके का एक विचार था जिसको बोलते हैं फांसीवाद। जर्मनी में कौन सा विचार उत्पन्न हुआ, नाजीवाद। और एक और देश है जिसका नाम है इटली, और इटली में एक विचार उत्पन्न होता है इसी तरीके का, वो था फांसीवाद। और इसका लीडर कौन था बच्चों, तो इसका लीडर था बेनिटो मुसोलिनी। कौन था, बेनिटो मुसोलिनी। तो इन्हीं 2 लीडरों के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखो क्या करें यहाँ पे कि यूरोप में 2 महायुद्धों के बीच महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन है, जिनमें सबसे विनाशकारी परिवर्तन तानाशाहों का उत्कर्ष था। तो हमने क्या देखा कि हमने क्या समझा कि नाजीवाद क्या है, विचार। नाजीवाद का मतलब क्या हुआ, एक विचार है। उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि तानाशाह किसे कहते हैं, तानाशाह के बारे में बताया। और उसके बाद बताया कि ये जो तानाशाह है, तानाशाही का जर्मनी में ये जो तानाशाही वाली व्यवस्था ये उत्पन्न क्यों हुआ, इसके पीछे हम लोगों ने वर्साई की संधि को समझने का प्रयास किया। अब देखो क्या करा है कि इसी तरीके का जर्मनी के जैसा ही इटली में बेनिटो मुसोलिनी के नेतृत्व में फांसीवाद तथा एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में नाजीवाद का उत्कर्ष ऐसे ही उदाहरण है। ठीक है, अब देखो क्या करा है कि नाजीवाद एक आक्रामक विचारधारा थी जिसमें राष्ट्र की सर्वोपरिता को सबसे महत्वपूर्ण माना गया। यानी कि नाजीवाद था क्या, अगर यहाँ पे समझने का प्रयास करें एक डिफिनीशन के रूप में, तो हम क्या बोल सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि नाजीवाद क्या है, तो हम क्या बोलेंगे कि नाजीवाद एक आक्रामक विचारधारा थी जिसमें राष्ट्र की सर्वोपरिता को सबसे महत्वपूर्ण माना गया था। क्या माना गया था कि राष्ट्र की सर्वोपरिता, मतलब क्या हुआ कि जो कुछ भी है, जर्मनी के अगेंस्ट में जो कुछ कोई भी बोलेगा उसको क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। यानी कि एक जर्मनी का मतलब सिंबलाइज करके एक देश को सिंबलाइज करके कि देश के अगेंस्ट में कोई नहीं बोलेगा, देश के लिए क्या करना है, जान देना है, जो भी बोला जाएगा वो करना है। मतलब एक तरीके का विचारधारा था। ठीक है, अब देखो क्या करें कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को राज्य हित के आगे त्यागने और अर्थव्यवस्था पर राज्य के पूर्ण नियंत्रण की बात कही गई एवं जर्मनी के विरुद्ध हुए अन्याय का बदला लेने और जर्मनी के सम्मान और गौरव को पुनर्स्थापित करने के उपाय किए गए। मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं कि जो विचारधारा थी नाजीवाद, तो नाजीवाद कह क्या रहा था, नाजीवाद ये कह रहा था, नाजीवाद जो विचारधारा थी उसमें ये कहा जा रहा था कि हमारे लिए क्या है, सबसे सर्वोपरि क्या है, हमारा देश है। और हमारा देश कौन, जर्मनी। यानी कि जर्मनी हमारे लिए क्या है, सबसे सर्वोपरि है। अगर जर्मनी के लिए, अगर जहाँ पे जर्मनी के सम्मान की बात आएगी उसके लिए हमें क्या कर देना है, अपना स्वतंत्रता भी अगर हमें खोना पड़े तो वो भी हम खोएंगे। मतलब क्या हुआ कि अगर जर्मनी के लिए जान भी देना पड़े तो जान भी त्यागना है। साथ ही साथ इन्होंने ये बोला कि अर्थव्यवस्था पर क्या होना चाहिए, राज्य का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। और साथ ही साथ जो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ अन्याय हुआ था, और अन्याय कैसे हुआ था, वर्साई की संधि के द्वारा हुआ था। तो इन्होंने बोला कि हमारे साथ जो प्रथम वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ है, अन्याय हुआ, उसका क्या लेना है, बदला लेना है। सोच रहे हो, मतलब एक तरीके से लोगों को उकसाया जा रहा है कि हाँ मतलब अब हमारे देश के साथ क्या हुआ, अन्याय हुआ, हमारा सम्मान चला गया है, तो हम क्या करेंगे, इसका बदला लेंगे। और साथ ही साथ क्या करा है कि जर्मनी के सम्मान और गौरव को पुनर्स्थापित करने का इन लोगों ने क्या किया, उपाय किया। और इसी का इस चीज को, ये जो विचारधारा थी इसको कौन लीड कर रहा था, ये सारा काम कौन देख रहा था, तो वो था बच्चों हिटलर। क्या नाम था उसका, हिटलर, एडोल्फ हिटलर। अब देखो क्या करा है कि हिटलर के उत्कर्ष और उसके नेतृत्व में नाजी क्रांति के मुख्य कारण निम्नलिखित है। अब हम सोचेंगे, अब यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि ये जो नाजी विचारधारा है, यानी कि जो नाजीवाद वाला विचारधारा है, ये जो नाजी क्रांति हुआ, इसके कौन कौन से कारण थे, ये ऐसा क्यों हुआ। मतलब जर्मनी में हिटलर इतना पावरफुल कैसे बन गया, हिटलर तानाशाह इतना शक्तिशाली कैसे बन गया, और जर्मनी के लोगों को वो क्यों उकसाया, मतलब क्या क्या कारण थे, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों हम लोग सीखेंगे पहला कारण क्या है कि गणतंत्र की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी, जर्मनी में गणतंत्र की स्थापना हुई थी। इससे पहले बच्चों हम लोग देखते हैं कि 1918 में क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध का अंत होता है। और 1918 से पहले जर्मनी में क्या था, राजतंत्र था। किसका शासन था बच्चों, राजतंत्र कहने का मतलब क्या हुआ, राजा का शासन था। तंत्र का मतलब क्या होता है, शासन व्यवस्था। तो राजतंत्र बोले तो
राजा का शासन, लोकतंत्र बोले तो लोक का शासन, ठीक है। तो उसी तरीके से तो क्या था, पहले जर्मनी में राजतंत्र था, यानी कि प्रथम वर्ल्ड वॉर जब खत्म नहीं हुआ था उससे पहले राजा वहां पे शासन कर रहा था। लेकिन यहाँ पे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो देखो क्या कराया कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच में जर्मनी की पराजय से उत्पन्न अनियंत्रित स्थिति को संभालने में शासक कैसर विलियम द्वितीय जो था वो असमर्थ था। यानी कि 1918 में क्या हो गया था, जर्मनी हार रहा था और वहां का जो राजा था जिसका क्या नाम था, कैसर विलियम द्वितीय। क्या नाम था, कैसर विलियम द्वितीय। जब कैसर विलियम द्वितीय देखा कि जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध में क्या होने लगा है, हारने लगा है और वहां के लोग मतलब राजा के अगेंस्ट में आने लगे हैं, तो राजा जो है वो अपना सत्ता छोड़ करके कहाँ भाग जाता है, वो त्यागपत्र देता है और त्यागपत्र देकर के कहाँ भाग जाता है, हॉलैंड भाग जाता है। कहाँ भाग जाता है, हॉलैंड। और देखता है कि यहाँ के लोग हमें छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जर्मनी की स्थिति क्या हो गई है, एकदम खराब हो गई है, हम इस स्थिति को संभाल नहीं सकते हैं। तो इसलिए वहाँ का राजा क्या करता है, अपना त्यागपत्र दे देता है और त्यागपत्र दे करके भाग जाता है, कहाँ पे, हॉलैंड भाग जाता है। तो एक तरीके से देखें कि राजतंत्र वहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया। क्या हुआ, राजा अपना देश छोड़ करके भाग गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे राजतंत्र खत्म होता है। और क्या कराए कि अतः प्रतिकूल स्थिति पाकर उन्होंने त्यागपत्र दिया और 10 नवंबर 1918 ईस्वी को हॉलैंड भाग गया। ऐसी अवस्था में समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने, अब देखो जर्मनी में एक पॉलिटिकल पार्टी था, जैसे हमारे यहाँ क्या है, बीजेपी है, कांग्रेस है और भी है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, जैसे आम आदमी हो गया, बहुत सारी पार्टियां हैं, आरजेडी हो गया, जेडीयू हो गया, बहुत सारी ऐसी क्या है, पॉलिटिकल पार्टियां हैं। ठीक उसी तरीके से जर्मनी में एक क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका क्या नाम था, समाजवादी प्रजातांत्रिक दल। क्या नाम था उसका, समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी। उसने क्या किया कि सत्ता अपने हाथ में लेकर एक तंत्र के स्थान पर जर्मनी में गणतंत्र की स्थापना की और अपने नेता फ्रेडरिक एबर्ट को चांसलर बनाया। अब देखो क्या करा, देखा कि राजा तो अपना सत्ता छोड़ करके क्या कर दिया, भाग गया हॉलैंड। अब यहाँ पे कोई ना कोई तो शासन व्यवस्था चलाने वाला होना चाहिए। तो यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका क्या नाम था, समाजवादी प्रजातांत्रिक दल नाम था इसका। इसने क्या किया, उसका एक लीडर था जिसका क्या नाम था, फ्रेडरिक एबर्ट। क्या नाम था उसका, फ्रेडरिक एबर्ट। तो फ्रेडरिक एबर्ट को इसने क्या किया, एक अपना चांसलर बनाया और चांसलर के साथ साथ चांसलर बनाया और वहां पे जर्मनी में क्या स्थापित किया, गणतंत्र स्थापित किया। इससे पहले क्या था, जर्मनी में राजतंत्र था, राजा का शासन था। अब क्या स्थापित हुआ, गणतंत्र। अब गणतंत्र स्थापित हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अब वहां पे जो लीडर चुने जाएंगे वो कैसे चुने जाएंगे, जर्मनी के लोगों के द्वारा चुने जाएंगे। क्योंकि क्या आ गया है वहां पे, अब गणतंत्र आ गया है, यानी कि अब जर्मनी का जो लीडर है वो कौन चुनेगा, जर्मनी की जनता चुनेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या करा है कि इतना तो समझ में आ गया। अब देखो क्या करें कि 11 नवंबर 1918 ईस्वी को इस नई सरकार ने, अब कौन सी नई सरकार, जो फ्रेडरिक एबर्ट चांसलर बना था और वहां पे गणतंत्र लाया था, तो ये एक सरकार बनाया। तो ये जो नया सरकार बना, इस नई सरकार ने क्या किया जर्मनी में कि इसने युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर किया। अब देखो क्या हुआ, कोई भी आप देखिएगा कि कोई भी युद्ध शुरू होता है तो जितने भी कंट्रीज पार्टिसिपेट करें, चाहे एक दो कंट्रीज के बीच में हो या बहुत सारे कंट्री हैं, उनके बीच में क्या है, युद्ध हो रहा है। तो जब युद्ध खत्म होता है, तो जब भी युद्ध खत्म होता है तो उसके साथ क्या होता है, जब युद्ध खत्म होता है तो क्या होता है बच्चों, संधि होता है। क्या होता है, संधि। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, ट्रीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसे ट्रीटी बोलते हैं। ट्रीटी का मतलब क्या हुआ, संधि। अब बोलेंगे संधि का मतलब क्या हुआ, संधि का मतलब होता है समझौता। हिंदी में ऐसे भी बोल सकते हैं, संधि को क्या बोल सकते हैं, समझौता। तो समझौता कैसे होता है कि हाँ आज से तुम अटैक नहीं करना और आज से हम अटैक नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। एक लिखित मतलब उसका क्या होना चाहिए, एक लिखित प्रमाण होना चाहिए। यानी कि एक पत्र होता है, उस पर क्या होता है, दोनों जो भी दोनों साइड हैं वो क्या करते हैं, सिग्नेचर करते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। तो जब कैसर विलियम द्वितीय सत्ता छोड़ करके भाग गया तो इस युद्ध का अंत कौन करेगा, वहाँ के जो शासक है वो करेंगे, जो सरकार में है। तो सरकार में कौन था, फ्रेडरिक एबर्ट था। तो उसने क्या किया कि संधि पत्र पे क्या किया, हस्ताक्षर किया। कब किया, 11 नवंबर 1918 ईस्वी को। अब इसने युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। इसके बाद क्या हुआ कि संविधान सभा का चुनाव हुआ तथा इसकी प्रथम बैठक 5 फरवरी 1919 ईस्वी को वाइमर नामक स्थान पर हुआ। इसलिए इस संविधान को वाइमर संविधान या फिर वाइमर गणतंत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो आप लोग देखिएगा, जर्मनी का जो संविधान है उसको क्या बोलते हैं, वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, वाइमर गणतंत्र भी बोलते हैं। जर्मनी को क्या बोलते हैं, वाइमर गणतंत्र बोलते हैं। और वाइमर गणतंत्र क्यों बोलते हैं, क्योंकि
इसका जो पहला क्या हुआ था, बैठक हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था, इसकी प्रथम बैठक वाइमर नामक स्थान पे हुआ था, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वाइमर गणतंत्र बोलते हैं। ठीक है, अब देखो क्या करें कि यह संविधान 10 अगस्त 1919 को लागू हुआ। अब ये जो ये लोग संविधान सभा का जो बैठक किए वो कब किए थे, 5 फरवरी 1919 को, और इसके बाद इन्होंने अपना संविधान बनाया, और संविधान बना लिए जब, तो इन्होंने कब लागू किया, 10 अगस्त 1919 को। और देखो बच्चों, एक चीज आप ये देखिएगा, जहाँ कहीं भी डेमोक्रेसी होता है, जहाँ कहीं भी लोकतंत्र होता है, जहाँ कहीं भी गणतंत्र होता है, तो जिस देश में भी गणतंत्र होगा, जिस देश में भी लोकतंत्र होगा, तो वहाँ पे आप देखिएगा कि एक खासियत होता है। क्या खासियत होता है कि वो जो सरकार चलती है वो किससे चलती है, संविधान से चलती है। संविधान कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो देश होगा वो कौन, उसको चलाने के लिए कौन कौन से नियम होंगे, नियम कानून सारे के सारे जो भी जिस बुक में लिखे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, संविधान बोलते हैं। तो जो भी कंट्रीज में क्या होता है, डेमोक्रेसी होती है, इंग्लिश में लोकतंत्र को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो क्या हुआ कि जो कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री होता है वहाँ पे क्या होगा, एक संविधान होगा, यानी कि वो देश जो है वो किसके माध्यम से चलेगा, संविधान के माध्यम से चलेगा। तो जर्मनी भी क्या बन गया था, एक गणतंत्र बन गया था। तो गणतंत्र हो गया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक संविधान होना चाहिए। तो ये जो संविधान कब बना, कब लागू हुआ, तो 10 अगस्त 1919 को ये जो संविधान है जर्मनी का वो लागू हो जाता है। वहाँ पे नई सरकार आ जाती है, वहाँ पे राजतंत्र का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ का जो शासक है वो भाग करके कहाँ चला जाता है, हॉलैंड चला जाता है। इतना क्लियर हुआ। अब देखो क्या करा है कि वाइमर संविधान के अनुसार जर्मनी में संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई तथा राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई। अब देखो ये जो संविधान था जर्मनी का, इसमें क्या व्यवस्था किया गया कि जो राष्ट्रपति होगा वो आपातकाल लगा सकता है, यानी कि आपातकाल की जो शक्ति है कि मान लीजिए जर्मनी के ऊपर अटैक हो जाता है, तो उस स्थिति में उस चीज़ से निपटने के लिए सरकार के पास क्या पावर होगा, वो सारी के सारी जो शक्तियां हैं वो क्या कहलाती है, आपातकाल शक्ति कहलाती है। और हमारे देश का जो संविधान है, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 8 में, भारतीय संविधान के बारे में पढ़ना है तो आप लोग पढ़े भी होंगे कि हमारा जो संविधान है वो अलग अलग कंट्रीज से उसके कुछ कुछ क्वालिटीज़ लिए गए हैं। जैसे हमारे देश में भी आपातकाल की व्यवस्था है, तो हमारे देश में जो आपातकाल की व्यवस्था है वो कहाँ से लिया गया है, ये जो सोच है कि हमारे देश में मान लीजिए कहीं बाहरी अटैक हो जाता है तो हमारे देश के ऊपर क्या लगाया जाता है, आपातकाल घोषित किया जा सकता है। तो ये जो प्रावधान है वो कहाँ से लिए गए हैं, यही जर्मनी से ही लिए गए हैं। जो जर्मनी का संविधान था कब लागू हुआ था, 10 अगस्त 1919 को लागू हुआ था। उसमें ये व्यवस्था था कि वहाँ का राष्ट्रपति क्या कर सकता है, आपातकाल लागू कर सकता है। वही व्यवस्था, वो जो खासियत है वो हमारे संविधान जो निर्माता थे उन लोगों ने देखा कि जर्मनी में आपातकाल की व्यवस्था है, तो वो जो व्यवस्था है वो हमारे संविधान में भी लाया गया है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो क्या करा है कि यही व्यवस्था भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के आपातकाल शक्ति का स्रोत वाइमर संविधान को ही माना जाता है, यानी कि हमारे संविधान में जो आया ये जो बातें हमने आपको बताया। ठीक है, परंतु यह नया वाइमर गणतंत्र युद्धोपरांत जर्मनी की स्थिति संभालने में असफल रहा, फलतः जनता में काफी आक्रोश था। अब देखो ये कोई गारंटी नहीं है कि जो नया सरकार आएगी वो पहले से चली आ रही जितने भी दुख दर्द है, जनता के जितनी भी मुसीबतें हैं, जितनी भी कठिनाइयां हैं, जितनी भी तकलीफें हैं वो सॉल्व ही कर देगी, यानी कि उनको वो सारी तकलीफ़ों से मुक्ति दिला देगी। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि वहाँ का राजा जब देखा कि जर्मनी की स्थिति एकदम बेकार हो गई है, ये स्थिति नहीं संभल सकती है, तो वो छोड़ करके भाग गया। जब नया सरकार आई पावर में, वो संविधान लाई, तो उसके माध्यम से भी वहाँ के जो नई सरकार बनी थी वो भी पूरी की पूरी स्थिति को संभालने में असफल रही। इसके लिए जनता में क्या हो गया, आक्रोश था, काफ़ी आक्रोश था कि नया सरकार भी आया फिर भी नहीं, मतलब जो स्थिति हम लोग की सुदृढ़ हो रही है, सुधर रही है। ठीक है, तो ये भी एक कारण था कि जर्मनी में हिटलर का उदय होता है। आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से होता है। ठीक है, दूसरा कारण क्या था हिटलर के उदय का, पहला कारण क्या देखे कि जो नया संविधान बना वो नया संविधान क्या हो गया था, जर्मनी में फेल हो गया था। और नई सरकार जो गठित हुई थी वो जर्मनी की जनता को खुश करने में, मतलब उनकी प्रॉब्लम्स को सुलझाने में असफल रही।
इसलिए क्या हुआ, हिटलर आगे बढ़ने में सफल हुआ। दूसरा रीजन था बच्चों वर्साई की अपमानजनक संधि। हमने आपको पहले ही बता दिया, वीडियो के शुरू में ही बता दिया कि वर्साई की संधि क्या थी, जर्मनी के लिए एक अपमानजनक संधि थी। इसके बारे में देख लेते। तो देखो क्या करा है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद 28 जून 1919 ईस्वी में जर्मनी की नई गणतंत्र को अपमानजनक वर्साई संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए क्या किया गया, मजबूर किया गया। अब कौन मजबूर करेगा, जो जीते हुए शक्तियां थी, जैसे अमेरिका हो गया, ठीक है, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब के सभी क्या किया, जर्मनी को मजबूर किया कि तुम इस पे हस्ताक्षर करो। ठीक है, तो इन लोगों ने कब हस्ताक्षर किया, 28 जून 1919 ईस्वी को इन लोगों ने इस पे हस्ताक्षर किया। वस्तुतः यह संधि काफी कठोर एवं आरोपित थी। आरोपित कहने का मतलब क्या हुआ कि ये अपने मन से, जर्मनी जो था वो वर्साई की संधि को अपने मन से मतलब एक्सेप्ट नहीं किया था, बल्कि इसको थोपा गया था, जबरदस्ती कहा गया कि साइन करो नहीं तो मारेंगे। तो क्या करेगा आदमी, जो कमजोर होगा वो जरूर मतलब कहेगा कि ठीक है अभी जिस स्थिति है उसको एक्सेप्ट करते हैं, बाद में देखा जाएगा कि क्या होता है। तो यही जर्मनी ने किया था। तो ये एक तरीके से बोल सकते हैं कि वर्साई की संधि जो थी वो क्या थी बच्चों, आरोपित थी, मतलब आरोपित किया गया था, जबरदस्ती उसको साइन करवाया गया था। ठीक है, अब देखो क्या करा है कि इस संधि द्वारा जर्मनी का अंग भंग कर दिया गया। अंग भंग करने का मतलब क्या है कि अंग भंग करने का मतलब क्या है कि ये मान लो जो एक पूरा व्यक्ति है, मतलब ऐसे एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। अब इसके हाथ पांव है, मतलब क्या है, ये एक कंट्री है, ये एक देश है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि ये एक देश है। अब इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिया जाए, बोला कि ले पोलैंड तू लेगा, तू इतना पार्ट ले ले जर्मनी का। ये बोल रहा है, फ्रांस को बोला है कि अच्छा तू इस साइड है ना, तुम्हारे साइड में जो जर्मनी है इतना भाग तू ले लो। मतलब एक तरीके से बैठ के और इसको क्या कर रहा है, बांट दे रहा है, मतलब छोटे छोटे हिस्सों में जर्मनी को तोड़ना चालू कर देता है। और मतलब जर्मनी को क्या कर देता है, अंग इसका भंग कर देता है, मतलब जर्मनी को छोटे छोटे हिस्सों में सब क्या कर दिया, बांट दिया। अब देखो क्या किया, अंग भंग कर दिया। अल्सेस लॉरेन का क्षेत्र जो था वो फ्रांस को लौटा दिया गया। हम लोग देखते हैं कि जब जर्मनी अटैक करता है तो फ्रांस का जो अल्सास और लॉरेन वाला जो क्षेत्र था इसको जर्मनी अपने कब्जे में ले लिया था। वो किसका था, फ्रांस का था। तो जब जर्मनी हार गया तो जो फ्रांस वाला क्षेत्र था अल्सास और लॉरेंस का, वो फ्रांस को वापस दे दिया गया, बोला कि लो। तथा जर्मन क्षेत्र में स्थित सार नामक कोयले की खान। अब देखो यहाँ पे आता है, बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सार नामक जो क्षेत्र है वो कहाँ पे है, किस देश में आता है, तो वो आता है जर्मनी में आता है। आज अभी जर्मनी का पार्ट है, लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो ये जो जर्मनी का पार्ट था जो किस चीज़ के लिए फेमस था, सार नामक क्षेत्र, ये कोयले के लिए फेमस था। क्या था, किस चीज़ के लिए फेमस है, आज भी फेमस है, किस चीज़ के लिए, कोयले की खान के लिए। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये 15 वर्षों के लिए किसे दे दिया गया, फ्रांस को दे दिया गया। यानी कि जर्मनी से छीन करके जर्मनी का क्षेत्र जो कोयले के लिए फेमस था वो किसको दे दिया गया, 15 वर्षों के लिए फ्रांस को दे दिया गया। और उस क्षेत्र का शासन राष्ट्र संघ को सौंप दिया गया। राइन नदी घाटी के क्षेत्र को सेना रहित करने का निर्णय लिया गया। आप लोग जब जर्मनी का मैप देखिएगा तो वहाँ पे देखिएगा कि फ्रांस और जर्मनी से होते हुए एक नदी निकलती है जिसको क्या बोलते हैं, राइन बोलते हैं, राइन नदी बोलते हैं। तो राइन नदी वाला जो क्षेत्र है उसको क्या बोला गया कि जर्मनी यहाँ पे सेना नहीं रख सकती है, ये वाला क्षेत्र असैनिक होना चाहिए, असैन्य होना चाहिए, यानी कि जर्मनी को इधर सेना रखने से मना कर दिया गया। ठीक है, कि आगे भविष्य में आगे चल करके जर्मनी जो है वो दूसरे देशों के ऊपर अटैक न करे जब जर्मनी मजबूत हो जाए। तो ये मतलब ये जो व्यवस्था था वो किस में था, वर्साई की संधि में ही बोला गया था। ठीक है, अब देखो क्या किया गया कि सैनिक दृष्टिकोण से भी जर्मनी को पंगु बना दिया गया, जो जर्मनी जैसे स्वाभिमानी राष्ट्र के लिए क्या था, उचित नहीं था। यानी सोच करके देखो कि एक ऐसा देश जिसके पास कोई अपनी सेना ही न हो, और सेना भी हो तो बहुत कम मात्रा में। यानी कि वर्साई की संधि में ये व्यवस्था की गई कि जर्मनी मतलब इतना से ज़्यादा सैनिक नहीं रख सकता है। तो कोई भी देश पावरफुल कैसे होता है, अपनी सेना सैनिक शक्ति के आधार पे क्या होता है, मजबूत होता है। कि अगर कोई भी बाहरी देश उसके ऊपर अटैक न करे, अटैक करे तो उसकी सेना उसके बचाव में आए। तो अब जर्मनी के पास सेना ही न रहे तो जर्मनी क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। और उन लोगों का जो जीते हुए राष्ट्र थे उनका मकसद ही क्या था कि जर्मनी को फिर से मजबूत नहीं होने देना है, नहीं तो फिर क्या कर देगा, प्रॉब्लम खड़ा कर देगा। इस प्रकार वर्साई की संधि से उत्पन्न असंतोष का भरपूर फायदा किसने उठाया, हिटलर ने उठाया। अब सोच करके देखो कि ये जितने भी जो भी
वर्साई की संधि में जो भी शर्तें ला दी गई थी, क्या जर्मनी की जनता को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। अच्छा लग रहा होगा? नहीं लग रहा होगा। इसी में से सोच करके देखो, एक ऐसा व्यक्ति उभर करके सामने आता है, वो कहता है कि जितनी भी गलतियां हुई हैं, मतलब जितने भी हमारे साथ अपमान हुआ, इसका बदला हम लेंगे। तो कोई भी व्यक्ति बोले हाँ चलो बदला लो, हम भी तुम्हारे साथ हैं, हम भी तुम्हारे साथ हैं। तो इस तरीके की व्यवस्था किसने खड़ा कर दिया? हिटलर ने खड़ा कर दिया। और वो जो सोच था इसका क्या था? नाजीवाद वाला। ठीक है, इसी विचारधारा के आधार पे जर्मनी में किस चीज का विकास करता है? नाजीवाद का विकास करता है। ठीक है, तीसरा जो रीजन था वो बच्चों आर्थिक संकट था। मतलब हिटलर को आगे बढ़ाने में जर्मनी का आर्थिक संकट वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ठीक है, तो आर्थिक संकट के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।